अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन। इससे पहले एक वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस की थी एडिशन मॉड्यूलो एन। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन भी बिल्कुल उसी तरीके से डिफाइन की जाती है। तो देखते हैं कैसे डिफाइन होती है। लेट ए एंड बी आर एनी इंटीजर्स एंड एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन डिनोटेड बाय दिस, ये सिंबल है, ये डॉट है और इसके सबस्क्रिप्ट में एन है। जैसे एडिशन में हमने देखा था सिंबल ये यूज की थी, प्लस साइन था और इसके सबस्क्रिप्ट में एन था। इज गिवन बाय, जब मल्टीप्लिकेशन कैसे गिवन है, ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर। अब ये आर क्या है, आर हमारे पास कैसे आएगा, ए और बी का पहले हम लेंगे ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, ए और बी का ऑर्डिनरी प्रोडक्ट लेंगे और फिर उसे हम डिवाइड करेंगे एन के साथ। एन के साथ डिवाइड करने से जो रिमाइंडर बचेगा वो हम लिखेंगे, ये आ जाएगा आर, वेयर आर इज द रिमाइंडर व्हेन ऑर्डिनरी प्रोडक्ट ए बी इज डिवाइडेड बाय एन। इसके एग्जांपल देखते हैं, ए 3 है, बी 5 है और एन 4 है। ठीक है, तो ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन बी, इसका क्या मतलब होगा, एक की जगह पे 3 आ गया, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन इसकी जगह पे आ गया मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, क्योंकि एन हम 4 ले रहे हैं, और साथ में बी की जगह पे आ गया 5। अब ये कैसे आएगा, कैसे सिंप्लीफाई होगा, पहले तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लें ऑर्डिनरी प्रोडक्ट। अब ऑर्डिनरी प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, 15 आ जाएगा, और इस 15 को हमने एन के साथ डिवाइड करना है, यानी 4 के साथ डिवाइड करना है। जब 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन ऊपर कुछ भी आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमें रिमाइंडर चेक करना है, 3 रिमाइंडर 3 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, a -4, b 7 और n 3। हमने शुरू में कहा था कि a एंड b आर एनी इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन n के बारे में कहा था कि ये हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो a को हम यहाँ पे नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो अब देखिए -4 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3, तो कैसे करेंगे, पहले तो -4 और 7 का ऑर्डिनरी प्रोडक्ट वो क्या आएगा, -28, और -28 को फिर हम n के साथ यानी कि 3 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 3 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे -30, और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 2। ये रिमाइंडर याद रखिएगा, इस पर कंडीशन होती है कि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, और लेस देन n यानी कि लेस देन 3 होना चाहिए, लेस देन 3, तो ये 2 आ गया रिमाइंडर हमारा, तो इसको हम लिख देंगे 2। तो ये है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन। पहले हमने देखा था कि ये Zn में क्या होता है, Zn में ये एलिमेंट्स होते हैं नीचे लिखे हुए, Zn इक्वल 0 1 2 अप टू n -1। जैसे अगर Z3 हो तो उसमें एलिमेंट्स होंगे 0 1 2, बस यहाँ तक हो गए। n से एक कम होता है, 0 से स्टार्ट होते हैं, और हमारे पास इंटीजर्स कहाँ तक लिखे जाते हैं, n से एक कम, जैसे अगर 3 लिखा है तो 2 तक, अगर 7 लिखा है तो 6 तक। ये हमने देखा था कि सेट Zn ये अंडर एडिशन मॉड्यूलो n एक ग्रुप है और कम्यूटेटिव ग्रुप है, ये हम पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि क्या Zn अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n एक ग्रुप होता है या नहीं होता। तो इसके लिए हम ग्रुप की चारों कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि क्या इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन मौजूद है, ये जो भी हम ऑपरेशन बता रहे हैं क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है कि इस सेट में से अगर हम 2 एलिमेंट्स लें, इस सेट में से कोई से 2 एलिमेंट्स लें, उन एलिमेंट्स को हम ऑपरेट करें, ऑपरेट करने से क्या जो भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे ये है, तो इसका मतलब कि हम मल्टीप्लाई करें। अब ये याद रखिएगा, जहां पर भी टर्म यूज करेंगे ना मल्टीप्लाई करें, तो अब समझ जाइएगा कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं ले रहे, बल्कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है कि Zn में से कोई से भी 2 एलिमेंट लें, उन्हें मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट वापस Zn के अंदर आए, ये था हमारा बाइनरी ऑपरेशन। अगर बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है तो फिर इस सेट को हम कहेंगे ग्रुपॉइड। तो देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। कंसीडर Zn इक्वल 0 1 2 अप टू n -1, ये है। देन और a b बिलोंग्स टू Zn, a और b Zn में से ले रहे हैं, जैसे a हमारा 2 हो सकता है, ठीक है, b हमारा 7 हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हमारा n क्या है। a और b हमने ले लिए, तो फिर a मल्टीप्लाई बाय b किसके कॉन्ग्रुएंट है, r के। r हमारा क्या था, r रिमाइंडर है ना, और रिमाइंडर हमें मालूम है कि हमेशा n से लेस होगा और ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो r है, रिमाइंडर r है, ये इसके अंदर ही मौजूद होगा Zn के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी इंटीजर्स हैं सारे के सारे n से लेस हैं, सारे के सारे n से लेस हैं। इसका मतलब कि Zn में से कोई से भी 2 एलिमेंट्स को लेकर मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो दरअसल एक रिमाइंडर ही है, और वो रिमाइंडर हमेशा Zn के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया r बिलोंग्स टू Zn, दिस इंप्लाइज दैट a मल्टीप्लाई बाय b बिलोंग्स टू Zn फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू Zn। इसका मतलब क्या हुआ कि Zn के अंदर ये बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n एक बाइनरी ऑपरेशन है। ये भी कह सकते हैं कि Zn इज अ ग्रुपॉइड अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, Zn इज अ ग्रुपॉइड।
पहली कंडीशन हमने ग्रुप की देख ली, दूसरी कंडीशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n इज एसोसिएटिव इन Zn, प्रूफ इज ओमिटेड। हम यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं कर रहे, इसकी हम वेरिफिकेशन कर लेंगे आगे चल के। एक एग्जाम्पल जब करेंगे तो वेरिफिकेशन कर लेंगे हम। तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n एसोसिएटिव होती है इफ n इज ग्रेटर देन 1, देन 1 बिलोंग्स टू Zn इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, n अगर ग्रेटर देन 1 होगा, जैसे अगर n 2 ले लें, n को अगर 2 ले लें तो इसमें एलिमेंट्स आएंगे 0, 1, और n को अगर 3 ले लें तो इसमें एलिमेंट्स आएंगे 0, 1, 2। तो इसमें फिर 1 हमेशा मौजूद होगा। अगर n ग्रेटर देन 1 है तो इसके अंदर 1 हमेशा मौजूद होगा, और 1 इसके अंदर आइडेंटिटी है। 1 इसके अंदर आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, इसमें से अगर लें एलिमेंट, ठीक है, रिजल्ट अगर एक एलिमेंट लें उसे 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो एलिमेंट वापस हमारे पास आ जाएगा। लिहाजा 1 इसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, अगर कंडीशन 1 होल्ड करती है तो हम इस सेट को कहते हैं ग्रुपॉइड, जो कि ये है। अगर सेकंड कंडीशन होल्ड करती है तो फिर हम इस सेट को क्या कहते हैं, सेमी ग्रुप। ठीक है, सेमी ग्रुप कहते हैं इसको। तो ये सेमी ग्रुप है हमारे पास, हम देखे होल्ड करी। अगर तीसरी कंडीशन यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद हो तो फिर हम इसको कहते हैं मोनॉइड। तो Zn अंडर मल्टीप्लिकेशन n हमेशा मोनॉइड होगा, हमेशा मोनॉइड होगा अगर तो n ग्रेटर देन 1 है तो। अब ग्रुप होने के लिए एक आखिरी कंडीशन रहेगी कि क्या हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है, क्या हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि Zn के अंदर हमेशा 0 मौजूद होगा, 0 तो हमेशा मौजूद होगा, और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने लिख दिया 0 बिलोंग्स टू Zn इज नॉट इन्वर्सिबल इन Zn। ये इन्वर्सिबल नहीं है। क्यों इन्वर्सिबल नहीं है, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n और a, तो ये हमारे पास क्या आएगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये ऑर्डिनरी प्रोडक्ट लेंगे 0 और a का। ऑर्डिनरी प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा, और 0 को n के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 को n के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो अगर तो 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो होना ये चाहिए था कि 0 को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। और आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 कभी भी नहीं आएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे 1 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब बाकी इसके अंदर जो एलिमेंट है किसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करे या ना करे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने एक एलिमेंट निकाल के ऐसा बता दिया है, एक एलिमेंट हमने ऐसा निकाल के बता दिया है जिसका के इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक एलिमेंट का भी अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, Zn हमेशा मोनॉइड होगा, अगर तो n ग्रेटर देन 1 है हमेशा मोनॉइड होगा, लेकिन ये ग्रुप कभी भी नहीं होगा। इसकी एग्जांपल लिखते हैं, Z3 को 0, 1, 2, इसका हमने ये टेबल बना दिया। ये टेबल पे जरा देख लें कैसे बनेगा। 0, 1, 2 ये हमने पहले ऊपर एक रॉ बना दी, फिर हमने कॉलम बना दिया। अब हमने इन सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। पहले तो इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इन सबसे, तो ये सारा 0 ही आ जाएगा। उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1, 2 सारे का सारा ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से करेंगे तो 0, 2 को 1 से करेंगे तो 2, 2 को 2 से करेंगे तो 4। अब 4 हमें नहीं लिखना, हमें क्या करना है, जब भी मल्टीप्लाई करना है तो हमें रिमाइंडर्स लिखने हैं, हमें रिमाइंडर्स लिखनी है। ठीक है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, और 4 को n के साथ यानी 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। ये बाकी जगह पे भी सारी जगह पे हमने रिमाइंडर्स लिखे हुए हैं। जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 1, जो किससे इक्वल आएगा। पहले तो हम ऑर्डिनरी प्रोडक्ट लेंगे, ऑर्डिनरी प्रोडक्ट लेंगे 2 और 1 का, तो वो क्या आएगा, 2 आएगा, ऑर्डिनरी प्रोडक्ट 2 आएगा। अब 2 को डिवाइड करें 3 के साथ, 2 को डिवाइड करें 3 के साथ, तो रिमाइंडर हम चेक करेंगे क्या आएगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, यहाँ पे 0 आ जाए, और 2 - 0 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वोशिएंट ऐसा लिखना होता है, क्वोशिएंट ऐसा लिखना है कि रिमाइंडर हमारे पास एक तो नेगेटिव ना हो और दूसरा इससे लेस हो, 3 से लेस हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वोशिएंट हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 है, क्वोशिएंट कुछ भी आ सकता है। बस रिमाइंडर हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो नॉन नेगेटिव यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरा ये कि इससे लेस होना चाहिए, इससे लेस होना चाहिए। ठीक है, तो हमने 3 को 0 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था, रिमाइंडर आ गया 2, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 2 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह जब हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या किया था, पहले 1 और 1 का ऑर्डिनरी प्रोडक्ट लिया था जो कि 1 आता है, और फिर 1 को हमने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आ गया। तो ये सारे के सारे यहाँ पे रिमाइंडर्स ही लिखे हुए हैं। जब भी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट अगर हमारा n से कम आए तो फिर हमें कुछ फिर ऑर्डिनरी प्रोडक्ट लेके डिवाइड करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली वो लिख देते हैं। अगर हमारा n से कम आए यानी कि 3 से कम जहां जहां आ रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ रहा है, 3 से लेस है ना तो बस 1 लिख दें, क्योंकि ऑर्डिनरी प्रोडक्ट लेने के बाद 1 और 1 का ऑर्डिनरी प्रोडक्ट लेने के बाद 3 से डिवाइड करने के बाद भी 1 ही आना है। इसी तरह से 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना,
2 आ रहा है, तो फर्दर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस 2 लिखते हैं यहाँ पे, रिमाइंडर लेने की जरूरत नहीं, रिमाइंडर भी 2 ही आएगा। तो पहले तो ये देखिए सारे के सारे एलिमेंट इसी सेट के अंदर मौजूद है, इसके बाहर नहीं है, इसका मतलब है कि ये ग्रुपॉइड है, ठीक है, ग्रुपॉइड तो है ये। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इसमें एसोसिएटिव है, ये आप इसमें चेक कर लीजिएगा, कोई से 3 एलिमेंट्स लेके बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है 1, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मौजूद है, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट से तो वो एलिमेंट वापस आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है इसके अंदर। और फिर हर एलिमेंट का इन्वर्स है या नहीं, अब वो 2 का इन्वर्स है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है कि 2 की रॉ के अंदर कहीं पे 1 आ रहा है, तो वो 2 की रॉ में देखें 1 ही आ रहा है, रॉ में देख लें या कॉलम में देख लें, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, यानी कि 2 का इन्वर्स 2 है, ठीक है। फ्रॉम द टेबल वी सी दैट Z3 इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एंड हैज आइडेंटिटी एलिमेंट 1, इन्वर्स ऑफ 2 इज 2, 2 का इन्वर्स 2 है, ठीक है। और 1 का इन्वर्स तो हमेशा 1 होगा, ये ना भी लिखें तो ये ऑब्वियस बात है कि 1 का इन्वर्स हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो हमारे पास 1 का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे पास 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बस 0 का नहीं कर रहा, 0 का नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज इन्वर्सिबल, लेकिन 0 का इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि ये ग्रुप नहीं है, ये मोनॉइड है लेकिन ये ग्रुप नहीं है, ठीक है। और ये मोनॉइड कम्यूटेटिव होगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एंड कम्यूट करती है, ये आप इस टेबल से भी देख सकते हैं, कम्यूट करती है नहीं, कोई भी अगर वो बाइनरी ऑपरेशन टेबल में गिवन है तो ये कम्यूट करता है नहीं, उसको आपने देखना है तो कैसे देख सकते हैं आप ये देख लें कि रोज और कॉलम सेम है, आसान मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स बन रहा है कि क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, यानी रोज और कॉलम सेम है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम देखें सेम है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम देख लें सेम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम देख लें सेम है, ठीक है, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम सेम है, उसके बाद ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम सेम है, लिहाजा ये जो ऑपरेशन है ये कम्यूट कर रहा है, ये कम्यूट कर रहा है, तो ये मोनॉइड होगा जो कि कम्यूटेटिव भी है। एक और एग्जांपल देखते हैं Z6, अब इसमें एलिमेंट आएंगे 0 1 2 अप टू 5, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर, जो भी इंटीजर है उससे एक कम 5 तक जाएगा, ये 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। अब इसका टेबल ये नीचे बना हुआ है, इनके कुछ प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, जैसे अगर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें, ये 2 है और ये 3 है, अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 3, क्या आएगा रिजल्ट। पहले तो हम ये ऑर्डिनरी प्रोडक्ट लेंगे 2 और 3 का, ऑर्डिनरी प्रोडक्ट क्या आएगा 6, और 6 को 6 के साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। इसके अलावा एक और हम देख लेते हैं, 4 को अगर मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, ये 4 है और ये 5 है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 5, ये क्या आएगा, पहले तो 4 और 5 का ऑर्डिनरी प्रोडक्ट लेंगे, ये आ जाएगा 20, और 20 को 6 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, ठीक है, तो हमने ये 2 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। 4 और 5 इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह से बाकी भी टेबल आपने कंप्लीट कर लेना है, और ये देखें टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये जितने भी एलिमेंट है सब इसके अंदर हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 एक बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मौजूद है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसके अंदर है, और इन्वर्स देखते हैं किस किस का है, 1 का इन्वर्स तो 1 है, 0 का तो होगा नहीं, 1 का इन्वर्स तो ऑब्वियसली 1 है, 2 का इन्वर्स है ही नहीं, तो इसके लिए 2 की रॉ में देखें कहीं पे 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब 2 का इन्वर्स नहीं है। 3 का है, 3 की रॉ में देखें कहीं पे 1 नहीं है, इसका मतलब 3 का इन्वर्स नहीं है। 4 की रॉ में देखें कहीं पे 1 नहीं है, इसका मतलब 4 का इन्वर्स नहीं है। 5 की रॉ में देखें 1 आ रहा है, किसके सामने आ रहा है, 5 के सामने आ रहा है, तो 5 का इन्वर्स 5 है, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो पहले जो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है वो 25 आएगा, 25 को 6 के साथ डिवाइड कर दें, 25 को 6 के साथ डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है, 1 आ गया, तो 5 का इन्वर्स 5 है। तो इसमें से 2 एलिमेंट्स है जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एक 1 का इन्वर्स है और एक 5 का, इसके अलावा किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स नहीं है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और किस एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये तो हमने टेबल बना के चेक कर लिया, तो टेबल बना के हमें पता चल गया, लेकिन हर बार हम टेबल एक तो बना नहीं सकते, अगर हमारे पास n बड़ा आ जाए, जैसे अगर n 40 आ जाए, n अगर 40 आ जाए तो बड़ा मुश्किल काम है कि हम इतना बड़ा टेबल बनाएं, और इवन अगर n हमारे पास स्मॉल भी हो तो भी इन्वर्स चेक करने के लिए हमें पूरा टेबल बनाना पड़ रहा है, इन्वर्स चेक करने का। क्योंकि फर्स्ट करें कि हम टेबल बनाए बगैर बताना चाहें कि इसमें से किस एलिमेंट का इन्वर्स होगा और किस एलिमेंट का इन्वर्स नहीं होगा, तो हम कैसे बता सकते हैं, तो वो बहुत आसान तरीका है, थ्योरम है, फॉर n ग्रेटर देन 1 द एलिमेंट a
इन द मोनोइड जेड एन, इस मोनोइड के अंदर, ये हमने देख लिया था कि जेड एन अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन हमेशा मोनोइड होगा, ठीक है। और इसमें से अगर हम एक एलिमेंट ले रहे हैं ए, तो वो इन्वर्सिबल होगा कब? इज इन्वर्सिबल इफ एंड ओनली इफ एन एंड ए आर relatively prime, n and a are relatively prime. Relatively prime का मतलब क्या है? Their greatest common divisor is 1. Greatest common divisor of n and a is 1. ठीक है, इन दोनों का greatest common divisor अगर 1 होगा तो वो एलिमेंट इन्वर्सिबल होगा। अगर 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और है, तो इसका मतलब होगा कि वो एलिमेंट इन्वर्सिबल नहीं है। हम इसमें से एग्जाम्पल ले लेते हैं Z6। इसमें देखें n हमारा 6 है। अब 2 का इन्वर्स, 2 से पहले 4 ले लेते हैं, 6 और 4 ले लेते हैं। n हमारा 6 है और जो हम कह रहे थे a एलिमेंट इसमें, वो हम 4 ले लेते हैं। इनका देखते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है। पहले देखिए 6 के डिवाइजर्स क्या क्या हैं। 6 के डिवाइजर, इसके डिवाइजर है 1, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, ठीक है। ये इसके डिवाइजर है 1, 2, 3 और एक और इसका डिवाइजर है 6 ऑब्वियसली, ठीक है। ये इसके डिवाइजर है। अब हम ले लेते हैं 4, ए हमारा 4 है, ये ए है हमारा 4। अब जरा 4 के डिवाइजर्स देखते हैं क्या क्या आएंगे। 4 का डिवाइजर एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा और 4 आएगा। अब दोनों के कॉमन डिवाइजर क्या क्या है? कॉमन डिवाइजर एक तो 1 है और एक कॉमन डिवाइजर 2 है। और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? 2। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 है। हमने कहा था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होगा तो इनवर्स होगा, 1 नहीं है तो फिर इनवर्स नहीं होगा। तो यहाँ देख ले 4 का इनवर्स नहीं है, 4 का इनवर्स यहाँ पे नहीं है। इस तरह अगर हम एक एलिमेंट ले लें 6 के साथ हम ले लें 6 साथ हमारा n और a हम अगर ले लें 5। अब पहले 5 के डिवाइजर्स देखते हैं क्या क्या है। 5 के डिवाइजर्स है 1 और 5, इसके अलावा और कोई नहीं है, 1 और 5 है बस। अब 6 और 5 में देखिए कॉमन डिवाइजर कौन कौन से हैं 6 और 5 में। अब ये 2 तो नहीं है, ठीक है। एक तो 1 है कॉमन डिवाइजर 6 और 5 के डिवाइजर में, 6 और 5 के डिवाइजर में से 1 है और सिर्फ यही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। यानी कि 6 और 5 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आ रहा है। और हमने कहा था कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर 1 होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ देख लें 5 का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, 5 का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। एक और देख लेते हैं, अगर हम 3 ले लें। अब 3 के देखें डिवाइजर्स क्या क्या है, 1 है और 3 है। अब 6 और 3 के कॉमन डिवाइजर कौन कौन से हैं? 1 भी है और 3 भी है। और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? 3। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 3 है। तो हमने कहा था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर 1 के अलावा कुछ और आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहां देख ले 3 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 3 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब दो इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होता है तो उन्हें हम कहते हैं कि वो रिलेटिवली प्राइम है, वो रिलेटिवली प्राइम है। ये नीचे हमने एग्जांपल ये लिख भी दिए। इन Z6 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 6 and 5 इज 1, ठीक है। इसका तो 5 का इनवर्स है, ठीक है। फॉर एनी अदर a इन Zn, Zn में से कोई सा और a ले लें क्योंकि 0 और 1 के अलावा है, क्योंकि 0 को तो हमने डिस्कस करना ही नहीं, क्योंकि 0 का तो इनवर्स कभी होगा ही नहीं, ये हम पहले कह चुके। और 1 का इनवर्स वो तो 1 होगा हमेशा, ठीक है। तो हम कोई सा भी अगर a ले लें Zn में सिवाय 0 और 1 के, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारे पास ये आ रहा है ग्रेटर देन 1 आ रहा है। हमने देख लिया a को हम ले लें 3 ले लें, a को हम 4 ले लें, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारा क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 1 ही आ रहा है। तो लिहाजा इनमें से किसी भी एलिमेंट का इनवर्स नहीं है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिख भी दिए। 2 अगर हम ले लें तो 2 और 6 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 है, इसलिए 2 का इनवर्स नहीं होगा। आगे अब ये थ्योरम है। अब हम इस थ्योरम के अंदर ये चेक करेंगे कि Zn अंडर एडिशन n अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, अंडर एडिशन मॉड्यूलो n और अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n एक रिंग है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए Zn अंडर एडिशन मॉड्यूलो n, ये एक कम्यूटेटिव ग्रुप होता है। ये हम पहले एक वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं, इसकी हम बहुत सारी एग्जांपल्स भी कर चुके हैं, ठीक है। और Zn अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n एक सेमी ग्रुप होता है, ये अभी हम ऊपर देख चुके हैं, एंड लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड इन Zn, ठीक है। हम इन्हें अब वेरीफाई कर लेंगे, वी विल वेरीफाई इट लेटर। ये नीचे अभी हम इसको वेरीफाई कर लेंगे कि इनमें लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करते हैं। लिहाजा Zn अंडर एडिशन मॉड्यूलो n अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n हमेशा एक रिंग होगा, हमेशा एक रिंग होगा। और साथ ये कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूट कर रही है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करिए तो Zn ना सिर्फ ये कि रिंग होगा बल्कि ये कम्यूटेटिव रिंग होगा, ये कम्यूटेटिव रिंग होगा। जब भी रिंग के बारे में कहा जाता है कि कम्यूटेटिव रिंग, इसका मतलब कि हम एडिशन की बात नहीं कर रहे कि वो कम्यूट कर रही है। रिंग के अंदर एडिशन तो हमेशा कम्यूट करती है, क्योंकि अगर एडिशन कम्यूट नहीं करेगी तो वो रिंग बनेगा ही नहीं।
अगर एडिशन कम्यूट नहीं करेगी तो वो रिंग तो बनेगा ही नहीं। इसलिए जब भी हम कहेंगे ना जेड एंड या कोई भी सेट के वो कम्यूटेटिव रिंग है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि उसकी मल्टीप्लीकेशन की, कि मल्टीप्लीकेशन कम्यूट कर रही है। रिंग के अंदर मल्टीप्लीकेशन हमेशा कम्यूट नहीं करती, किसी रिंग में करेगी कम्यूट और किसी रिंग में नहीं करेगी, और जिस रिंग में करेगी उसे हम कहेंगे कम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है। और इफ n इज ग्रेटर देन 1 देन 1 बिलोंग्स टू जेड एन, जैसे कि अभी हमने देख लिया था, हमने Z3 लिया था, Z6 लिया था, तो उसमें 1 मौजूद था। ठीक है। और 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, Zn इज आ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी विद यूनिटी 1, आइडेंटिटी 1 भी कह सकते हैं, विद यूनिटी 1 भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके अब एग्जांपल लिखते हैं, Z4 इक्वल 0 1 2 3। अब ये लास्ट में बात है, ये रिंग होगा, ये रिंग होगा। तो इसमें देखें एडिशन मॉड्यूलो 4, इसका हमने ये टेबल बना लिया पूरा। इसमें एक एलिमेंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये 3 है और ये 2 है, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, पहले ऑर्डिनरी सम लेंगे 3 + 2 5, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ये आ गया। इस तरह एक और एलिमेंट देख लेते हैं, अगर 3 को 3 से करें ऐड, 3 + 3 पहले ऑर्डिनरी सम लेंगे, 3 + 3 6 आएगा, 6 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, तो ये हमने 2 लिख दिया। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का हमने टेबल बना लिए। ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं कि अंडर एडिशन ये ग्रुप है। ठीक है। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक तो ये बाइनरी ऑपरेशन है और दूसरा ये कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमने जरा वेरीफाई करना, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इसमें से 3 एलिमेंट ले लें। ए को हमने ले लिया 2, बी को 3 ले लिया, सी को 2 ले लिया। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि एलिमेंट हम रिपीट क्यों कर रहे हैं। आप रिपीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब हम लिखते हैं तो वो होल्ड करनी चाहिए तमाम एलिमेंट्स के लिए। ये भी हो सकता है कि तीनों एलिमेंट एक ही ले लें, यानी कि ए को भी 2 ले लें, बी को 2 ले लें, सी को 2 ले लें। ठीक है। उसके लिए भी कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, जो एलिमेंट हमने भी यहाँ पे लिए हैं इसके लिए भी करनी चाहिए। तो अब देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या, a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स ए बी प्लस ए सी। ठीक है। जो ऑर्डनरी नोटेशन में लिखते हैं, अब यहाँ पे प्लस नहीं हमारे पास बल्कि एडिशन मॉड्यूलो एन है। ठीक है। ऑर्डनरी सम नहीं है, एडिशन मॉड्यूलो एन है। तो इसके जो लेफ्ट हैंड साइड जो भी लिखा था उसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख रहे हैं ए, और ये मल्टीप्लिकेशन अब यहाँ पे आएगी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4। ठीक है। बी एडिशन मॉड्यूलो 4 सी। तो इसमें हमने ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दी 2 3 2। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा, 3 + 2 ऑर्डिनरी सम 5 आएगा, 5 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो हमने ये लिख दिया। ये चीज सिंप्लीफाई होकर ये आ गई 1, और ये 2 ऐसे ही रहेगा। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ऑर्डिनरी प्रोडक्ट लें तो वो 2 आएगा, और उस 2 को डिवाइड करें 4 के साथ तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होकर 2 आ गई। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं, ये जो हमने अभी लिखा था ऊपर कि ए बी प्लस ए सी, तो ये है ए बी प्लस ए सी। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले हमने ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे सारी, और जो वैल्यूज पुट करेंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, पहले ऑर्डनरी प्रोडक्ट लें, ये आएगा 6, और 6 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, वो हमने ये लिख दिया। ये सिंप्लीफाई होकर ये चीज आ गई। ये ऐसे ही रहेगी एडिशन मॉड्यूलो 4, इसको अभी ऐसे ही लिखा है हमने। और उसके बाद इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से, ऑर्डिनरी प्रोडक्ट लें, 4 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो हमने 0 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद 2 में अब ये 0 ऐड करें तो 2 ही आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी 2 आई थी, राइट हैंड साइड वो भी 2 आ रही। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये दोनों इक्वल आ जाए, ये दोनों इक्वल आ जाए। सिमिलरली वी कैन वेरीफाई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हमने अभी लेफ्ट की है तो राइट भी इसी तरह से की जा सकती है। ठीक है। तो ये हमने वेरिफिकेशन भी कर लिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। इसके Z4 एक रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है, और कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी 1 है या यूनिटी 1 है।